सोचकर देखिए, तारीख है 5 जनवरी 2026। सारी दुनिया की नज़रें वेनेजुएला पर टिकी हैं, जहां अमेरिका के एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन ने, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, ग्लोबल पॉलिटिक्स के सारे समीकरण हिलाकर रख दिए हैं। तो चलिए आज इसी चौंकाने वाली घटना की हर परत को खोलते हैं। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में शायद सोचा भी नहीं गया था। मतलब एक आज़ाद देश के मौजूदा राष्ट्रपति को एक दूसरी विदेशी ताकत की सेना आकर गिरफ्तार कर लेती है। ये एक ऐसा कदम है जिसने इंटरनेशनल रिलेशन के सारे नियम कायदों को ही चुनौती दे दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था। ये जो हाई स्टेक मिलिट्री रेड थी, जिसे कोड नेम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसे अंजाम कैसे दिया गया? जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए तो इस ऑपरेशन की रफ्तार और प्लानिंग साफ नजर आती है। 3 जनवरी को कराकास के आसपास चुपके से हवाई हमले शुरू होते हैं और सिर्फ 2 दिन बाद 5 जनवरी की सुबह सुबह अमेरिकी स्पेशल फोर्स सीधे मादुरो के ठिकाने पर धावा बोल देती है। महज 2 घंटे के अंदर उन्हें पकड़ लिया जाता है और न्यूयॉर्क ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। सब कुछ बिजली की तेजी से हुआ। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं था। जमीन पर जो स्पेशल फोर्स थी, उसे सपोर्ट करने के लिए 150 से ज्यादा अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया। ये नंबर ही अपने आप में इस मिशन के स्केल और इसके पीछे की जबरदस्त प्लानिंग को दिखाता है। लेकिन इतना बड़ा और इतना जोखिम भरा कदम अमेरिका ने आखिर उठाया क्यों? इस एक्शन के पीछे उनका ऑफिशियल तर्क क्या था? चलिए समझते हैं कि मैदुरो के खिलाफ अमेरिका का केस आखिर था क्या। अमेरिका का कहना है कि ये एक्शन इन गंभीर आरोपों पर आधारित है: नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम। और दिलचस्प बात यह है कि ये केस तो 2020 से ही फाइल हुए पड़े थे। तो फिर सवाल उठता है, इतने साल इंतजार करने के बाद अचानक अब ये गिरफ्तारी क्यों? और यहीं पर नार्को टेररिज्म शब्द बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अमेरिकी कानून के हिसाब से ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों को सीधे सीधे आतंकवाद से जोड़ा जा सकता है। इसी कानूनी दांवपेच ने अमेरिका को इस मिलिट्री एक्शन को सही ठहराने का एक मजबूत आधार दे दिया। मादुरो के हटते ही काराकास में सत्ता का एक खतरनाक खालीपन पैदा हो गया। एक ऐसा वैक्यूम जिसने लीडरशिप और देश की संप्रभुता दोनों पर ही सवालिया निशान लगा दिया। राजधानी में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब कंट्रोल किसके हाथ में है? देश को चलाएगा कौन? ये वो सवाल थे जो हवा में तैर रहे थे और किसी के पास इनका कोई जवाब नहीं था। इस संकट को संभालने के लिए वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से कदम उठाया। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया ताकि देश को नेतृत्वहीन होने से बचाया जा सके। रोड्रिगेज का पहला रिएक्शन तो वैसा ही था जैसा कोई भी उम्मीद करेगा। उन्होंने इसे अपहरण की कार्रवाई बताकर इसकी कड़ी निंदा की। लेकिन खबरें ये भी थीं कि पर्दे के पीछे शायद वो सहयोग करने के संकेत भी दे रही थीं। इस घटना की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और इंटरनेशनल कम्युनिटी फौरन 2 खेमों में बट गई। एक तरफ कुछ देश थे, दूसरी तरफ कुछ और। दुनिया पूरी तरह से विभाजित नजर आ रही थी। ये बंटवारा एकदम साफ था। एक तरफ थे चीन, रूस और ईरान जैसी बड़ी ताकतें, जिन्होंने इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी थे, जो इसे कानून को लागू करने की एक जरूरी कार्रवाई बता रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि ये मतभेद सिर्फ ग्लोबल लेवल पर ही नहीं था। खुद अमेरिका के अंदर भी इस ऑपरेशन को लेकर सब एकमत नहीं थे। कई नेताओं और एक्सपर्ट्स ने इसे गैर कानूनी और खतरनाक बताते हुए चिंता जताई कि इससे दुनिया भर में अस्थिरता और बढ़ सकती है। तो इस घटना के फौरी झटकों के बाद अब असली सवाल वेनेजुएला के भविष्य को लेकर है। तेल, सत्ता और कानून के इस उलझे हुए खेल में अब आगे क्या होगा? इस पूरी कहानी के सेंटर में है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन ठप पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या कंट्रोल अमेरिकी निगरानी में आएगा? क्या उसके टूटे-फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत होगी? और क्या प्रोडक्शन फिर से बढ़ेगा? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नज़रें इन्हीं सवालों पर टिकी हैं। लेकिन तेल से भी बड़े कुछ और अनसुलझे सवाल हैं जिन पर वेनेजुएला का भविष्य टिका है। क्या सेना नई सरकार का साथ देगी? क्या विपक्ष के नेता सत्ता में कोई भूमिका निभाएंगे? और सबसे ज़रूरी, वेनेजुएला की जनता का मूड क्या है? क्या वो इसे एक राहत की तरह देख रही है या अपने अपमान की तरह?
और आखिर में ये सब हमें उस सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की इस तरह गिरफ्तारी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और ग्लोबल पॉलिटिक्स के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया है? ये एक ऐसी मिसाल है जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। इसका जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही।